नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जांच एजेंसी ईडी आज सुबह उनके बाटला हाउस स्थित आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी विधायक ने खुद एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा था कि मेरे घर अभी ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के घर ईडी की छापेमारी को लेकर भाजपा की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने एक्स पर लिखा कि जो बोएगा वही काटेगा। अमानतुल्ला खान, काश आपने यह याद रखा होता। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह अपराधियों से घिरी हुई पार्टी है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में है, कोई किसी घोटाले में और कोई किसी घोटाले में अंदर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। अगर अमानतुल्ला खान पर कोई आरोप है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान के यहां ईडी की छापेमारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2016 का एक मामला है। 8 साल से सभी एजेंसियां इस मामले में अलग अलग स्तर पर जांच कर चुकी हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं है। यह केंद्र सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी, लेकिन जांच के बावजूद नहीं दिखा कि पैसे का लेन देन हुआ है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में जितने भी सरकारी महकमे हैं वो खाली रहें। सारा देश देख रहा है कि किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये लोग इस तरह का दबाव और बढ़ाएंगे। अमानतुल्ला खान के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक समी ने कहा कि आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में भाजपा, एनडीए और ईडी का गठबंधन है। ईडी के बिना एनडीए काम नहीं कर सकता। जब तक आप नेताओं को जमानत मिल रही है तो ईडी के जरिए दूसरे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अमानतुल्ला खान के आवास पर छापा मारा गया। अगर वे भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वह देशभक्त विधायक बन जाएंगे, उनके मामले बंद हो जाएंगे। सपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि जहां तक मुझे पता है अमानतुल्ला खान डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का इतिहास अलग है, वे इतिहास मोलना तोलना खत्म करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की है। पंडित नेहरू उस समय जेल में थे और उन्होंने जेल से जो किताब लिखी ये इसी का संदर्भ है। हालांकि उसके बाद पंडित नेहरू ने माफी मांगकर यह कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास संदर्भ की कमी थी, इसलिए मुझसे यह गलती हो गई। राउत ने कहा कि सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके बारे में बात कीजिए। आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में कहा था कि विपक्ष ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी का लाल किले से एक भी भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। नेहरू जी ने तो अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया है। क्या कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी कभी उसकी माफी मांगेंगे? फडणवीस के इसी बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि वे थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे। उन्होंने कहा कि ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने 1962 में नाना साहेब करमरकर को पद्मश्री से नवाजा था, क्योंकि उन्होंने 1921 से लेकर 1928 तक छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनाई थी और आप आज भी उस प्रतिमा को पुणे के छत्रपति शिवाजी नगर में जाकर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। 110 नाव वर्तमान में भोजन की आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं। मैं नियमित रूप से बाढ़ की स्थिति की निगरानी कर रहा हूं और अधिकारी सक्रिय रूप से जमीन पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल रात से मैंने कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जनता को घबराना नहीं चाहिए। हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित कर रहे हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या उनके पास अपने माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में हुए कामों को गिनाने की कोई जगह है। एक जगह ये लोग 17 महीने रहे और एनडीए 17 सालों तक सत्ता में रही। एनडीए के कार्यकाल में जो काम शुरू हुआ अब उसी को वे गिनवा रहे हैं। जनता को बरगलाने, भौकाल बनाने की आरजेडी की संस्कृति है, यही इनकी मानसिकता है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के बटला हाउस स्थित घर पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी आज सोमवार सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। इसको लेकर आप विधायक ने एक वीडियो भी शेयर किया। उन्हें इस वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि आज सुबह सुबह 7 बजे ईडी वाले मेरे घर पर हैं। उन्होंने कहा कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी वाले मुझे अरेस्ट करने आए हैं। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को तंग किया जा रहा है। उनका मकसद है केवल मुझे और मेरी पार्टी को तोड़ना। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जो भी मेरे काम अधूरे हैं वो मेरी टीम और मेरी सरकार करवाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि पहले जैसे हमें कोर्ट से इंसाफ मिला है वैसे ही फिर हमें इंसाफ मिलेगा। 2016 से यह मुकदमा चल रहा है जिसमें सीबीआई ने खुद कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे मैं शर्मिंदा रहूं। आप जिस तरह पहले साथ रहे हैं उसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी का बस यही काम रह गया है। बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, तोड़ दो और जो टूटे नहीं दबे नहीं उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। वहीं पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी दोनों जारी हैं। बीजेपी वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के हौसले नहीं तोड़ सकते। अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की छापेमारी को लेकर संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि जांच हो रही है या कॉमेडी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ध्यान से पूरा मामला पढ़िए। सीबीआई ने 2016 में वक्फ बोर्ड के मामले में पर्चा दर्ज किया। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। 6 साल के बाद फाइनल चार्जशीट दाखिल की और कहा कि कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ। इसी मामले में 2020 में एसीबी और ईडी ने पर्चा दर्ज किया। एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया और उनको जमानत मिली। उसमें भी कोर्ट ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईडी फिर भी नहीं मानी और 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर छापेमारी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद 2024 में 13 घंटे पूछताछ की और एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया तो अमानतुल्लाह खान ने सूचना दी कि मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, उनका ऑपरेशन हुआ है, मुझे कुछ समय दीजिए। लेकिन तानाशाह सरकार की निर्दयी ईडी छापेमारी के लिए पहुंच गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में इगतपुरी के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन में बीफ ले जाने के संदेह में एक मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनके साथ बैठे मुसाफिरों ने मारपीट की है। इस कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जीआरपी ने इसकी जांच शुरू की और मामले की पुष्टि की। बता दें कि इससे पहले ऐसा ही एक मामला हरियाणा के चरखी दादरी से भी सामने आया था, जहां एक मुस्लिम युवक की बीफ खाने के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर चरखी दादरी पुलिस ने बधरा गांव में 2 नाबालिग समेत 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के इगतपुरी और हरियाणा के चरखी दादरी, इन दोनों मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। इन 2 अलग अलग मामलों को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को
हम हर हाल में जीतेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित एक रैली के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू को जमकर घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने तय किया था कि हम आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उसे उसका उतना अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन इतने में हमारे चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित जनगणना करवा रहे थे, आरक्षण बढ़वा रहे थे, लेकिन वो पलट गए। आरजेडी नेता ने कहा कि जब हम लोगों ने जातीय जनगणना करवाई तो भाजपा के लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर जातीय जनगणना को रुकवाना चाहते थे, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर जीत कर आए हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यह बात हुई कि हमने जो आरक्षण बढ़ाया है उसे भाजपा के लोग खत्म कर देंगे। मुझे उसी वक्त यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैं इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाना चाह रहा था। अगर यह 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो आपका आरक्षण बचा रहेगा, उसे कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहता। इसके लिए मैं मोदी जी से अपील करता रह गया, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया और खत्म कर दिया। और जब नीतीश कुमार के पलटने के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई तो बीजेपी वालों ने कोर्ट जाकर इस पर रोक लगवा दी। गजापट्टी में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव मिलने के बाद इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलेम और कई अन्य शहरों में इस्राएली झंडा अपने हाथों में लेकर निकले। इनका कहना है कि पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही। कल रविवार को इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन बाद में भीड़ ने पुलिस बैरियर तोड़ दिए और तेल अवीव में प्रमुख हाईवे ब्लॉक कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में भी आग लगाई। इस बीच इसराइल की ट्रेड यूनियन ने आज सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इनकी मांग है कि सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ जल्द से जल्द किसी समझौते तक पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।